हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों के सामने मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा कोचिंग चैनल कादरी कोचिंग क्लासेस और यूट्यूब का चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी है। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने चल रहा हूं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने चल रहा हूं 100% इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या बताया जा रहा है। और आज का हमारा टॉपिक है, मेडिकल का टॉपिक है ये, कम्युनिटी इंटरेक्शन। कम्युनिटी इंटरेक्शन, सामुदायिक अंतरक्रिया। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या होता है? सामुदायिक अंतरक्रिया होती क्या है? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यह एक कम्युनिटी इंटरेक्शन क्या होता है। मैं इस विषय में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सामुदायिक अंतरक्रिया का अर्थ यह होता है, जैसे सूर्य उदय हुआ, सोलर सिस्टम, सूर्य उदय हुआ, उससे प्रकाश की किरणें आई और प्रकाश की किरण किसी एक इंडिविजुअल प्लांट पर नहीं आ रही है, इंडिविजुअल एनिमल्स पर नहीं आ रही है, इंडिविजुअल किसी एक फाइलम पर नहीं आ रही है, वह ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए आ रही है, पूरे संसार के लिए आ रही है। तो जो प्रकाश की किरण पूरे संसार के लिए आ रही है, उसमें जीव जंतु और वनस्पतियां सभी हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे सूर्य के प्रकाश ने किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, उसी प्रकार से एयर ने भी किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है। हवा भी सबके लिए बराबर है, वाटर ने किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, जो है जल भी सबके लिए समान है। तो ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जो सभी के लिए है। कम्युनिटी इंटरेक्शन, अगर प्रकाश की आवश्यकता गाय को है, भैंस को है, पक्षियों को है, तो प्रकाश की आवश्यकता हमको भी है। ये एक कम्युनिटी में, एक समुदाय में जितने भी एनिमल्स हैं, सारे के सारे एनिमल्स को, सारे के सारे जीवों को प्रकाश की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता है, एयर की आवश्यकता है। इट मीन्स अ लाइट इट गिव्स टू लाइफ फॉर अस, ए लाइट इट गिव्स टू लाइफ फॉर अस। सूर्य की थोड़ी सी ऊर्जा, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, इट गिव्स लाइफ फॉर अस, जो हमें जीवन देती है। कितनी एनर्जी जीवन देती है? स्मॉल अमाउंट, बहुत थोड़ी सी ऊर्जा। लेकिन सूर्य जो ऊर्जा दे रहा है वह अपना 100% एनर्जी दे रहा है। कितनी दे रहा है? 100%। लेकिन हम जीव जंतु प्राणी उसका कितना यूज कर रहे हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स टोटल को मिला लीजिए तो उससे आने वाली एनर्जी का सिर्फ 1% यूज कर रहे हैं। बकिया 99% एनर्जी वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है। जब 99% एनर्जी उसकी रिफ्लेक्ट हो जा रही है तो उस ऊर्जा का हम उपयोग क्यों नहीं करते? जब हम उस ऊर्जा का उपयोग करना शुरू करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है हमारा साइंस और ज्यादा डेवलप करे। जब 1% एनर्जी यूज करने से आज हम सोलर सिस्टम से सारे पैनल को चला रहे हैं, पवन चक्की को चला रहे हैं, सारे सिस्टम का वर्क करा रहे हैं, तो इतना ध्यान देना होगा। अगर ये ऊर्जा अगर हम और ज्यादा अमाउंट में 10% में यूज कर लें या 5% ही यूज कर लें तो हमारा साइंस का डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो अपने इसी बातों को ध्यान में रख करके कम्युनिटी इंटरेक्शन बताया गया कि जितने भी जीव जंतु और प्राणी हैं, वनस्पतियां हैं, उन सभी के बीच एक प्रकार का कोरिलेशन होता है, एक प्रकार का सहसंबंध होता है। और यह सारा सहसंबंध एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे नाइट्रोसोमोनासोराइजिया, नाइट्रोसोबैक्टर नामक बैक्टीरिया जो फैमिली लेग्यूमिनोसी की रूट में पाए जाते हैं, जड़ों में पाए जाते हैं, उनकी जड़ों में रूट नोड्यूल्स होते हैं। उस नोड्यूल्स में ये गांठें बनाते हैं, नोड्स बनाते हैं। उसी नोड के अंदर
राइजोसोमोनास ओराइया, नाइट्रोसोबैक्टर नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो क्लाइमेटिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं और लेकर के नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और नाइट्रेट से फिर से अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिफिकेशन के द्वारा अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर अमोनिया का डिकम्पोजिशन होता है। जब अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो वहां से फिर अमोनिया NH3 का डिकम्पोजिशन होता है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फिर से अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से फिर से नाइट्रोजन क्लाइमेट में पहुंच जाएगा और नाइट्रोजन की एक साइकिल कंप्लीट हो गई। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट की नाइट्रोजन को नाइट्रोसोमोनास ओराइया, नाइट्रोसोबैक्टर नामक बैक्टीरिया ने लिया, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया ने लिया, और पुनः ये लौट करके फिर से पहुंचा दिया गया क्लाइमेट में। इस तरह से इसकी एक सर्किल पूरी हो जाती है। तो इसी तरह से मैंने सिर्फ एक सर्किल के विषय में बताया। ऐसे एयर की सर्किल चलती है, ऐसे वाटर की सर्किल चलती है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड की सर्किल चलती है, ऐसे ओजोन की सर्किल चलती है, ऐसे ऑक्सीजन की सर्किल चलती है। ये सारे सर्किल जो चलती है इसके विषय में मैं ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। सारी चीजों की व्याख्या ऑलरेडी मैंने कर दिया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप देखिएगा कम्युनिटी इंटरेक्शन। कम्युनिटी इंटरेक्शन में मैंने आपको बताया कि जैसे जड़ों के बीच में सिम्बायोटिक लाइफ क्लियर कर रहा, सहजीवन व्यतीत कर रहे हैं, सिम्बायोटिक लाइफ व्यतीत की जा रही है, और जो सहजीवन व्यतीत किया जा रहा है, सिम्बायोटिक लाइफ जो व्यतीत की जा रही है, सहजीवन इसका जो व्यतीत किया जा रहा है, इस सहजीवन की श्रेणी में जो है, सहजीवन की श्रेणी में आप देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हैं, लाभदायक हैं। सहजीवी कभी भी हानिकारक नहीं हो सकता, यह ध्यान रखिएगा। सहजीवी कभी भी हानिकारक नहीं हो सकता, ये सदैव एक दूसरे के लिए लाभदायक होते हैं। तो इसी को हमने कहा कि यह कम्युनिटी इंटरेक्शन है। इसी टॉपिक का नाम दिया मैंने कम्युनिटी इंटरेक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, तो इनका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखा जाए, अगर हम इसको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बेस पर देखें तो यह देखते हैं हम कि सभी एक दूसरे के लिए पूर्णतः लाभदायक श्रेणी में भाग ले रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑफ कम्युनिटी इंटरेक्शन, यहां पर आपने लिखा है सम इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन। सम इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन, कुछ महत्वपूर्ण इंटरेक्शन क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक पुष्प है, फ्लावर है, फ्लावर के अंदर आप सभी लोग जानते हो कि नेक्टर पाया जाता है। फ्लावर के अंदर नेक्टर पाया जाता है। उस नेक्टर को कौन लेता है? इंसेक्ट लेते हैं, मधुमक्खी लेती है, और मधुमक्खी उस नेक्टर को ले जाकर के कहां पर स्टोर करती है? अपने कोम्ब में स्टोर करती है। जब अपने कोम्ब में स्टोर करेगी तो वहां से आपको हनी प्राप्त होगी। हनी के साथ ही साथ वहां पर आपको और क्या प्राप्त होगा? हनी के साथ साथ आपको वहां पर प्राप्त होगा, माय डियर फ्रेंड्स, वैक्स, मोम। तो आपने देखा कि हनी भी मिल रही है और वैक्स भी मिल रहा है। इस तरह से आपने एक सिस्टम को देख लिया जहां पर यह पूरा का पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है, चल रहा है। यह पूरा का पूरा सिस्टम या एक अंतर क्रिया का सिस्टम है, जिसको हमने कहा सामुदायिक अंतर क्रिया। फ्लावर के केस में मैंने बता दिया आपको। आइए दूसरा देखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि आम के पेड़ पर जो है कभी कभी पीपल का पेड़ उगाता है, दीवारों में से पीपल के पेड़ उगाते हैं, नीम के पेड़ पर से कभी कभी अन्य पौधे उगाते हैं। तो क्यों? ये दोनों एक दूसरे, भले ही वो बीटिंग के द्वारा आते हों, बर्ड्स ने बीट किया, उसके द्वारा डेवलप, वहां पर प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ, वो अलग बात है। लेकिन दोनों के बीच अगर जर्मिनेशन कर गया सीड, तो वो सीड जो जर्मिनेट किया, भले ही पैरासाइट है, भले ही परजीवी है, लेकिन अपना होस्ट किसको बनाया? जिसके ऊपर वो रह रहा है, उसको उसने अपना होस्ट बनाया। अगर उसको अपना होस्ट बनाया तो उसी से अपने भोजन को लेगा, अपने न्यूट्रिएंट्स को लेगा, अपने पोषक को लेगा, अपने भोज्य पदार्थों को लेगा। इस प्रकार से अपने भोज्य पदार्थों को लेकर के एक नई क्रिया को जो है संपन्न करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि एक सामुदायिक अंतर क्रिया है जो इंसेक्ट से, एनिमल्स से जो है, जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं और प्लांट्स हैं, इन दोनों के बीच एक कोरिलेशन है। अर्थात एनिमल्स और प्लांट के बीच का कोरिलेशन जो हो रहा है, सहसंबंध जो हो रहा है, यह सहसंबंध स्थापित कर देता है कम्युनिटी इंटरेक्शन को। इसी को कहा गया कम्युनिटी इंटरेक्शन। सो माय डियर फ्रेंड्स,
मैं अभी तक आपको कम्युनिटी इंटरेक्शन के विषय में बता रहा था, तो आइए देखते हैं। एक टॉपिक हमारा उठता है सहभोजिता, जिसको हम कहते हैं कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म कहते हैं सहभोजिता को। यह दो स्पीसीज का सहवास होता है। दो स्पीसीज एक साथ रहती हैं, जब उसको सहभोजिता कहा जाता है। सहभोजिता, जब दो स्पीसीज एक साथ रहती हो, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज पर रहती तो है लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ओनली उसके ऊपर अपने होस्ट के रूप में एक पैरासाइट को फॉर्म करते हुए रूप में उसी के ऊपर अडॉप्ट है, उसी के ऊपर रह रही है, रहते हुए भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा रही है। इस प्रकार से ढेर सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। जैसे अधिपादकों की श्रेणी में देखा जाए, शार्क मछली है। रिमोरा नाम की एक मछली होती है। रिमोरा नाम की मछली शार्क मछली में चिपकी रहती है, और वो उसी के जहां शार्क जाती है वहां पर रिमोरा भी जाती है। रिमोरा के साथ, शार्क मछली के साथ साथ रिमोरा अपना अलग भोजन करती है, लेकिन चिपकी रहेगी शार्क के साथ। तो सहजीवन है, या दोनों का सिम्बायोटिक लाइफ है, जिसको सहभोजिता कहा जाता है। वो कुछ भोजन कर रही है, उससे जो बच रहा है, उसके द्वारा जो बचा हुआ भोज्य पदार्थ है उसको ये कर ले रहे हैं, जिसका नाम हमने दिया या सहभोजिता है। सहभोजिता, इसको हमने कहा कि ये सहभोजिता है। सहजीविता देखिए, सिम्बायोसिस। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट आर सिम्बायोसिस? कई बार ये पूछा गया है सिम्बायोसिस क्या है। सिम्बायोसिस मतलब दो स्पीसीज ऐसे सहवासों में लाभान्वित होते हैं, अर्थात दो जातियां ऐसे इस प्रकार से एक दूसरे के साथ रहती हो कि दोनों एक दूसरे को लाभान्वित करती हो। ऐसा नहीं है कि दोनों लाभान्वित ना करें। पहले और दूसरे में यही अंतर है। पहले में सहभोजिता में आपने देखा कि दो तो एक साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे को लाभ नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर सिम्बायोसिस की लाइफ है, तो सिम्बायोसिस की लाइफ में बोथ आर हेल्प टू ईच अदर। वे एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। एक दूसरे को लाभ पहुंचाने से मैंने बताया अभी आपको, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास नामक बैक्टीरिया और नाइट्रोसोमोनास ओराइजा, नाइट्रोसोबैक्टर, ऐसे बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनोसी फैमिली के रूट के नोड्यूल्स में पाए जा रहे हैं। एक क्लाइमेटिक, तो रूट ने इनको अपने रहने के लिए स्पेस दिया, रहने के लिए स्थान दिया। उसके एवज में क्या दे रहे हैं? उसके एवज में क्या उसको दे रहे हैं? उसके एवज में उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वह इनको रहने के लिए स्थान, पौधा इनको रहने के लिए स्थान दे रहा है, उसके बजाय पौधे को नाइट्रोजन दे रहा है। तो दोनों एक दूसरे को लाभ दिए कि नहीं दिए? अगर इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को लाभ दे रहे हैं, लाभ की श्रेणी में है, तो इस प्रकार के जीवन को कहा जाता है यह सहजीवन है। इस प्रकार के जीवन को बोला जाएगा सहजीवन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, शैवाल, एल्गी, फंगस, इस तरह से इसमें ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो कि सहजीवन के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रख करके, जैसे मैंने अभी तमाम बैक्टीरियाज के नाम लिए हैं, नाइट्रोसोमोनास ओराइजा, नाइट्रोसोबैक्टर और राइजोबियम बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया क्या करता है कि इनसे क्लाइमेटिक नाइट्रोजन को अडॉप्ट करके नाइट्रेट के रूप में उसको फॉर्म करता है, फिर अमोनिया का अमोनिफिकेशन करके अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, फिर उसका डिकम्पोजिशन होता है, और डिकम्पोजिशन होने के बाद आसानी से फिर नाइट्रोजन को डिकम्पोज करके क्लाइमेट में रिलीज कर देता है। इस प्रकार से आपने देखा कि इसकी एक साइकिल पूरी हो जाती है, अपना यह एक चक्र पूरा कर लेता है। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से यही नहीं, इसके जितने भी सारे एनिमल्स हैं और जितने भी लेग्यूमिनोसी में से बिलोंग करने वाले हैं, सब के सब एक दूसरे के साथ पूरी तरह से हेल्पफुल होते हैं, एक दूसरे के साथ लाभदायक होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे तीसरा पार्ट इसका जो तीसरा पार्ट होता है वह होता है अपमार्जन। अपमार्जन को कहा जाता है स्क्वेंजिंग। स्क्वेंजिंग क्या होता है? भक्षण। भक्षण के समान वह भी भोजन से सीधा संबंध रखने वाली अंतरक्रिया है। भोजन से सीधा संबंध रखने वाली एक अंतरक्रिया होती। भक्षण भोजन से सीधा संबंध रखने, भक्षण माने भोजन करने का, भक्षण माने भोजन को खाने का, भक्षण करने का, यह एक सीधा संबंध होता है। इसमें केवल एक प्राणी
भोजन करता है और दूसरा प्राणी उसके द्वारा किए गए भोजन से अपना भोजन लेता है। एक प्राणी भोजन, जैसे मैंने भोजन किया तो मेरे शरीर में, मेरे हेड पर जू है, खटमल है, तो खटमल मेरे बॉडी से ब्लड को जो है सक करेगा। सैंग्विगोरस है, रुधिराहारी है, तो हमारे बॉडी से ब्लड को सक करेगा। जू है तो ये हमारे हेड से ब्लड को सक करेगा। तो न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं और हमारे बॉडी से दूसरा कोई सक कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है। तो इस प्रकार के एनिमल्स को कहा जाता है आसानी पूर्वक स्क्वेंजिंग। स्क्वेंजिंग मीन्स होता है अपमार्जन। अपमार्जन वे हैं जो एक जीव भोजन करता हो, दूसरा जीव जो है उसके ऊपर इस नियत से, इस प्रश्रय से आश्रित रहता हो कि अगर वह जीव भोजन कर रहा है उससे उसे कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से, अलीमुद्दीन शेख कौदरी के माध्यम से, आप सभी लोग मेरी इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे, जानेंगे। आगे देखते हैं पैरासाइट। पैरासाइट तो लगभग आप सभी लोग जानते होंगे, परजीवी। परजीवी का मतलब होता है कि दूसरे के ऊपर जीवन यापन करना। अब परजीवी कई होते हैं, आप सभी लोग जाते हैं सैप्रोफाइट, मृतोपजीवी। परजीवी जो एक दूसरे के ऊपर रह करके अपना जीवन यापन करते हो परजीवी होते हैं। जिसके ऊपर रहते हो होस्ट होता है, वही प्रश्रयदाता। होस्ट मीन्स होता है प्रश्रयदाता। प्रश्रयदाता को हम होस्ट कहते हैं। एक होस्ट अपने ऊपर दूसरे एनिमल को सर्वाइव करा रहा है, लाइव करा रहा है, तो वह प्रश्रयदाता हुआ उसका। इस तरह से वह प्रश्रय देता है और प्रश्रय देकर के उसको डेवलप कराता है, तो इसको हम परजीविता कहते हैं। उसी से अपना सब टोटल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, टोटल भोजन जो है फूड अपना एब्जॉर्ब करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि यह परजीविता जो होती है या जो पैरासिटिज्म होता है, ये पैरासिटिज्म भी इसका एक पार्ट होता है। और पैरासिटिज्म में आइए मैं कुछ आपको एग्जांपल के रूप में दे रहा हूं। मलेरिया पैरासाइट बोला जाता है ना, यह मूवी मलेरिया पैरासाइट, एमपी लिखते हैं एमपी पॉजिटिव, मलेरिया पैरासाइट पॉजिटिव। अभी आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो वो लिख देगा एमपी पॉजिटिव, मलेरिया पैरासाइट पॉजिटिव। तो मलेरिया पैरासाइट है, परजीवी है, लेकिन किसके ऊपर? इन मीन्स ह्यूमन के ऊपर है। हमको मलेरिया डिजीज हुई है तो मलेरिया का पैरासाइट हमारे बॉडी में है, तो यह मलेरिया पैरासाइट हो गया। इसी प्रकार से ढेर सारे पैरासाइट होते हैं। माने टेपवर्म हो गया, हुकवर्म हो गया, सब पैरासाइट है। टेपवर्म, हुकवर्म, जितने भी आपने देखा टोटल के टोटल पैरासाइट हो गए, परजीवी हो गए। और ये परजीवी का अर्थ यह होता है जो रहते कहीं और है, भोजन के लिए कहीं और निर्भर करते हैं, परजीवी होते हैं। इनका रहना कहीं और है, भोजन कहीं और है। तो ये जिस जीव परजीवी हैं, जहां रह रहे हैं उसी से अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अर्थात जहां ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, जहां पर रहेंगे उसी से भोजन को सक करेंगे। उसके तो होता क्या है, अगर हमारे बॉडी में लिवर फ्लूक हो गया, हमारे बॉडी में जो है मलेरिया पैरासाइट आ गए, तो बॉडी क्या करती? वीक होती जाती, कमजोर होती जाती, क्षीण होती जाती। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है हमारे बॉडी में जो पचाया भोजन लिया, हमारे बॉडी स्कैरियोसिस में आ जाती है, हमारे बॉडी के अंदर स्कैरिस डेवलप करने लगता है। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि जो स्कैरियोसिस डिजीज है या अदर टाइप्स ऑफ डिजीजेज हैं जो उससे हमारे बॉडी में जो ब्लड को सक कर रही हैं, ये एनीमिक डिजीजेज होती हैं। ये हमारे बॉडी से ब्लड को सक करती है, अर्थात हमारे बॉडी में एनीमिया नामक डिजीज को काज कर देती है। इससे हमारी बॉडी एनीमिक हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी आपको इस विषय में बता रहा हूं कि यह परजीविता होती है। निमेटोड को देख लीजिए, लाख कीट को देख लीजिए, ऐसे ढेर सारे जीव जंतु हैं। तो विब्रियो कैलेरी पैरासाइट है, विब्रियो कैलेरा का पैरासाइट बोला गया, ये जीवन निर्वाह करते हैं। और कार्नी बैक्टीरिया डिप्थीरिया नामक डिजीज, कार्नी बैक्टीरिया डिप्थेरी होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आया और बॉडी के अंदर लंग्स थाइमस ग्लैंड को जाकर को डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है। बॉडी के अंदर थाइमस ग्लैंड यहां पर पाई जाती है, चेस्ट में पाई जाती है थाइमस ग्लैंड।
ये धीरे धीरे डैमेज होगी। जब ये हमारी थाइमस ग्लैंड डैमेज हो जाएगी तो हमारी पावर ऑफ इम्यूनिटी अपने आप वीक हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। जब हमारी पावर ऑफ इम्यूनिटी वीक होगी तो इस बात का ध्यान रखिए, हमारी पावर ऑफ इम्यूनिटी वीक हो रही है तो हमारा पूरा का पूरा पोटेंशियल वीक हो रहा है, हमारी पूरी क्षमता वीक हो रही है। इस बात को ध्यान में रख करके अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने सहजीवन के भी विषय में आपको बता दिया। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा, यहां पर कुछ टॉपिक मैंने लिखा है। कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होते हैं? जैसे किसी जीव से अन्य जीव अपना भरण पोषण कर रहे हैं तो वे जीव जिस जीव से अपना भरण पोषण करते हुए उपभोक्ता कहलाए, एक वो कंज्यूमर कहलाए। अब ये कंज्यूमर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये कंज्यूमर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? कंज्यूमर डिपेंड करते हैं, उपभोक्ता डिपेंड करता है प्रोड्यूसर के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान दीजिए, मैं लिख रहा हूं ब्लू पेन से, देखिएगा यहां पर लिख रहा हूं ब्लू पेन से, ये है प्रोड्यूसर। क्या है? प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक। उत्पादक में ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, उत्पादक में जैसे ग्रास वगैरह आती है, घास आती है, ग्रास वगैरह आती है, या हरे पेड़ पौधे आते हैं, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। माय डियर फ्रेंड्स आपने देखा कि ये हरे पेड़ पौधे जो हैं ये क्या हैं? ये जो है ये उत्पादक हैं, इनको कहा गया प्रोड्यूसर। अब जब तक प्रोड्यूसर नहीं होगा तब तक ना तो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, ना तो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, ना तो टर्शियरी कंज्यूमर होगा। कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता होता है, प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब द्वितीयक उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर मतलब तृतीयक उपभोक्ता। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं तो इतना तो समझ में आ गया होगा, कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। पीसी, एससी, टीसी। पीसी प्राइमरी कंज्यूमर, एससी सेकेंडरी कंज्यूमर, टीसी टर्शियरी कंज्यूमर। ये कंज्यूमर हो गए। आइए मैं इसका एग्जांपल शो करने चल रहा हूं कि कंज्यूमर किस प्रकार से होते हैं और कैसे। तो कंज्यूमर की शुरुआत में करने चल रहा हूं प्रोड्यूसर से। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसको उतार लिया हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं कि अब ये कंज्यूमर की श्रेणी को मैं आगे लेके चल रहा हूं। कंज्यूमर से जब ये श्रेणी चलती है, सीरीज चलती है, ये सीरीज मुख्य रूप से 2 पार्ट में चलती है। एक को कहा गया फूड चेन, दूसरे को कहा गया फूड वेब। एक को कहा गया खाद्य श्रृंखला, दूसरे को कहा गया खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला है, ये चेन है। चेन का मतलब हो गया कि लगातार क्रमबद्ध तरीके से जो चले। जैसे मैं एक एग्जांपल देने चल रहा हूं, देखिएगा ये जो है ग्रास है, यहां पर मैंने ले लिया ग्रास, ये ग्रास हो गई, ये ग्रास हो गई। ग्रास को लिया ग्रास हॉपर ने। किसने लिया? ग्रास हॉपर ने लिया। ग्रास हॉपर को लिया फ्रॉग ने, फ्रॉग को लिया स्नेक ने, स्नेक को लिया हॉक ने। माय डियर फ्रेंड्स, यह एक चेन बन गई। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो टोटल एनर्जी आई, फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ 10% रूल, फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ 10% रूल इज गिवन बाय एल्टन। एल्टन ने सर्वप्रथम फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ 10% रूल दिया था। जो एनर्जी सन से, सूर्य से यहां पर इसको मिल रही है, ये सारी की सारी ऊर्जा, इसका ये सिर्फ जो है 10% जो भी ऊर्जा इसकी आई, इसका 10% इसने लिया। फिर इसका ये 10% लेगा, फिर इसका ये 10% लेगा, फिर इसका ये 10% लेगा, फिर इसका ये 10% लेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहां पर 10% एनर्जी ली गई, अर्थात 10% का आप फिर 10% करेंगे तो एनर्जी का अमाउंट 60 हो जाएगा। फिर इसका भी 10% करेंगे और भी लेस हो जाएगा। जो आएगा उसका भी 10% करेंगे और भी लेस हो जाएगा। फिर जो आएगा उसका 10% करेंगे और भी लेस हो जाएगा। तो आपने देखा कि एट लास्ट में जाकर के
टर्शियरी जो लास्ट का है ये तो हो गया प्रोड्यूसर। क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया, इसको मैंने प्रोड्यूसर कहा। ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये हो गए टर्शियरी कंज्यूमर। ये सब हो गए टर्शियरी कंज्यूमर। ध्यान रहे कि हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस होते हैं, हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस होते हैं। जितने भी प्राइमरी कंज्यूमर है सबके सब शाकाहारी होते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर अपनी होल लाइफ जो है सरवाइव कराते हैं किसके ऊपर? ग्रास के ऊपर। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से जो चेन चल रही है इसको कहा हमने फूड चेन। अब आप ये बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, यहां पर देखिएगा ध्यान से। आप बताइएगा हमको कि अगर ग्रास हॉपर ने ग्रास को खाया तो ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, मेढक ने खाया। ग्रास हॉपर में टिड्डा होता है, तो घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सर्प ने खाया, सर्प को बाज ने खाया। यहां तो एक चेन बन गई। अगर वेब बनाना हुआ हमको, जाल बनानी हुई हमको, तो कैसे बनाएंगे? जरा जाल देखिएगा आप लोग इसकी। तो जब यह क्रमबद्ध तरीके से होता हो तो इसको कहा जाता है फूड चेन। क्या बोलते हैं इसको? फूड चेन। अब इसी चेन को देखिए वेब रूप में कैसे ले रहे हैं। ग्रास हॉपर को अगर ये फ्रॉग पा जाएगा तो क्या छोड़ेगा? बोलिए, अगर टिड्डे को फ्रॉग पा गया छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, खा ले जाएगा। आइए स्नेक को देखते हैं। ग्रास हॉपर को जैसे ही स्नेक ने देखा खा लिया। अब ये ग्रास हॉपर ये स्नेक ये नहीं देखेगा कि अभी इसको फ्रॉग ने नहीं खाया है। जब तक फ्रॉग नहीं खाएगा तो हम जो है ग्रास हॉपर को कैसे खाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब जो फ्रॉग को हॉग भी खा सकता है, ग्रास हॉपर को स्नेक भी खा सकता है। इस तरह से कोई किसी का भी भक्षण कर सकता है। जब दिए गए जीवों में से कोई जीव किसी जीव का भक्षण कर सकता हो तब एक जाल बन जाती है जिसको कहा जाता है फूड वेब। जब तक जाल नहीं बनती तब तक ये फूड वेब नहीं कहा जाता माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपने देखा कि फूड चेन, खाद्य श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला होती है जो लीनियर होती है, सामान्य होती है, और यह श्रृंखलाएं मुख्यतः 3 भागों में बांटी गई। एक्वाटिक फूड चेन, टेरेस्ट्रियल फूड चेन एंड एरियल फूड चेन। वायवीय खाद्य श्रृंखला, जलीय खाद्य श्रृंखला, स्थलीय खाद्य श्रृंखला। स्थल पर जो श्रृंखलाएं चलती हैं, स्थलीय खाद्य श्रृंखला। पानी के अंदर देखिएगा, जरा समय बताने जा रहा हूं। जल के अंदर आइए देखते हैं फूड चेन को। ये हो गए जू प्लैंकटन, छोटे छोटे जीव हो गए, इनको मैंने कहा जू प्लैंकटन। क्या बोला मैंने? जू प्लैंकटन बोला। ये हो गया जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन को स्मॉल इंसेक्ट्स, ये छोटे छोटे जीव खाएंगे। स्मॉल कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स, स्मॉल कैटेगरी खाया। फिर इसको स्मॉल फिशेस, क्या खाया? स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस के बाद इसको लार्ज फिशेस, लार्ज फिश। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये टोटल का टोटल सिस्टम कहां चल रहा है? ये टोटल का टोटल सिस्टम जो है वाटर में चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। अब जबकि टोटल का टोटल सिस्टम वाटर में चल रहा हो तो इस सिस्टम को हम इक्वेटिक सिस्टम बोलेंगे। और इक्वेटिक सिस्टम में वह सिस्टम है जो कि फूड चेन चला रहा है। इक्वेटिक सिस्टम में वह सिस्टम है जो कि फूड चेन चला रहा है। अर्थात यह सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा आप देख रहे हैं फूड चेन चल रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोगों ने देखा कि फूड चेन और फूड वेब। फूड वेब को आपने देखा कि फूड वेब एक पूरी तरह से एक जाल के अनुसार चल रही है, लेकिन फूड चेन जो होती है एक लीनियर वे में चलती है। तो इसको ध्यान में रख करके आप देख रहे हो, यह चेन है और यह भी चेन है। अब यह कहा जाए कि लार्ज फिश वह स्मॉल जो प्लैंकटन को नहीं खा सकती, बिल्कुल खा सकती। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं व्हेल का। सबसे समुद्र की सबसे बड़ी मछली होती है व्हेल। व्हेल मछलियां, बड़ी मछली का आप लोग सोचते होंगे जिसकी 100 फीट लंबाई है, 100 टन वजन है, 80 टन वजन है। आप लोग सोचते होंगे कि यह मछलियां बहुत बड़े बड़े जीवों का भक्षण कर ले जाती हैं। शार्क को छोड़ करके अन्य मछलियां जो होती है बहुत ही छोटे जीवों का भक्षण करती हैं। इनके गलफड़े में एक जाल जैसी बनी होती है जिससे छोटे छोटे इंसेक्ट इनकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं
बड़े इंसेक्ट इनके बॉडी के अंदर इंटर नहीं कर सकते। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि एक सिस्टम चलता है। बड़ी बड़ी मछलियां भले ही हैं, परंतु ये पूरी तरह से डिपेंड है छोटी मछलियों के ऊपर। और यहाँ पर जब ये चेन चलती है, लेकिन यदि चेन नहीं चली तो क्या बड़ी मछलियां भूख के कारण मर जाएंगी? नहीं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता, अपने को जीवित रखना है तो किसी का रक्षण करने के लिए स्वतंत्र है। इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स आप देख लीजिए, इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स को आप देखिए, यदि जीव मरने की स्थिति में होता है तो किसी भी जीव को मारकर उसका भक्षण कर लेता है। तो यह जो जीवों का भक्षण करना हुआ, या अपने जीवन को बचाने के लिए अपने से कमजोर जीव को मार करके उसका भक्षण करना, यह हुआ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। क्यों? क्योंकि हम योग्य थे, इसलिए हमने कमजोर जीवों को मारा। अगर हम अयोग्य होते तो हम भूख के कारण वैसे ही मर जाते। तो यहां पर आपने देखा कि योग्यतम की उत्तरजीविता काम कर रही है। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स, फूड चेन और फूड वेब मैंने आपको बताया कि वेब मतलब जाल होता है। जब एक जाल बन जाती है और जाल में यह नहीं देखा जाता कौन किसका भक्षण कर रहा है, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए कोई किसी का भी भक्षण कर सकता है। अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए कोई जीव किसी जीव का भक्षण कर सकता है, उसको हम कहते हैं कि ये फूड वेब है। और फूड चेन उसे कहा जाता है जब कोई श्रृंखला, जब कोई ऐसी श्रृंखला जो है वो लयबद्ध हो, कोई ऐसी श्रृंखला चल रही हो जो कि एक के बाद 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 एक जो क्रमानुगत क्रम में हो, जो क्रमानुगत क्रम में हो, तो ऐसी श्रृंखला को हम कहते हैं ये फूड चेन है। और फिर इस श्रृंखला को कहते हैं फूड वेब है। तो फूड वेब और फूड चेन तो समझ में आ गया होगा आपके। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आपको बता रहा हूं कि फूड चेन का आशय यह होता है जब वो लीनियर वे में चलते हों, और फूड वेब का आशय यह होता है जब वह चेन किसी भी जीव को पा जाएंगे उसी जीव का भक्षण करने के लिए स्वतंत्र होती है। क्यों स्वतंत्र होती है? क्योंकि अगर आप ये सोचें कि भाई हम कैसे हम क्या हैं, हम भी तो एक परजीवी हैं। वी आर नॉट बी ऑटोट्रॉफ्स, हम ऑटोट्रॉफ नहीं है, हम स्वपोषी नहीं है, हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हमारा भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं। यदि पेड़ पौधे ना रहे तो ह्यूमन खाने के लिए मर जाएगा। हमको दाल मिलती, चावल मिलता, रोटी सब्जी मिलती, जो चीजें हमको मिलती है भोजन के लिए कहां से मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती हैं। ये पेड़ पौधे हमारे जीवनदाता हैं, उन्हीं से हमको जीवन मिलता है। उसके बजाय हम उनको क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, अपने द्वारा निकाली गई वर्ज्य गैस को देते हैं। जो गैस हमारे लिए हार्मफुल है हम उस गैस को उसको देते हैं। हमारी उसी गैस को लेकर को प्लांट डेवलप करता है, फूड का फॉर्मेशन करके डेवलप करता है। उसी से वो अपने को डेवलपमेंट की कंट्री में, डेवलपमेंट की हिस्ट्री में ले आता है। जब उसका विकास हो जाता है हमको फल देने लगता है, हमको फ्रूट देने लगता है, और हम उससे सर्वाइव करते हैं, लाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। हमको ग्रेन्स देता है, अनाज देता है, पल्सेस देता है, ऑयल देता है, तेल देता है, दाल देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि एक चेन ऐसी भी चल रही है जो कि पूरी तरह से एक जाल के सदृश फैली हुई है। तो मैंने आपको फूड चेन और फूड वेब के विषय में मैंने आपको बताया, और सहजीवी के भी विषय मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के भी विषय में मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण का मतलब होता है कि प्रकृति में जो नाइट्रोजन है वह नाइट्रोजन किस रूप में है और उस नाइट्रोजन को कैसे स्टोर किया जाता है। इस प्रकार से क्लाइमेटिक नाइट्रोजन को नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोसोबैक्टर, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया, ये जो है फैमिली लेग्यूमिनोसी के अंदर पाए जाने वाले, उनके रूट में पाए जाने वाले, रूट नोडुल्स के अंदर पाए जाने वाले ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आसानी पूर्वक इन जीवों का भक्षण करने में स्वतंत्र होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये फूड चेन और फूड वेब चलती है। आइए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आगे की बात बताता हूं। आगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के विषय में आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने पहले ही बता दिया फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर कोई ये पूछता है कि सूर्य की ऊर्जा का, सूर्य के प्रकाश का कितना भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आता है, माय डियर फ्रेंड,
सूर्य के प्रकाश का 0.01% ही 0.01% ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आता है। इससे ज्यादा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में नहीं लिया। अर्थात अगर पौधे को अपना भोजन बनाना है तो सूर्य के प्रकाश का वह 0.01% ही लेगा माय डियर फ्रेंड्स। 0.01% लेकर के वह अपना जो है भोजन बनाता है। उस किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में। जल को अपने रूट से एब्जॉर्ब करता है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में जो अपलोड मैंने आज किया है, मेरे आज के एपिसोड में आप देख रहे होंगे, यह हमारा आज का दूसरा लेक्चर है जो मैं अपलोड करने चल रहा हूं। तो हमारे पहले लेक्चर में आप देखिएगा, वहां पर मैंने स्पष्ट किया है कि जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो जल होता है या पौधे अपनी जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। अवशोषण करने का माध्यम उनका ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस के माध्यम से जल का अवशोषण करते हैं। जब ऑस्मोसिस के माध्यम से जल का अवशोषण करते हैं तो जल को अवशोषित कर लेने के पश्चात क्लाइमेट से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया इन्होंने, और क्लाइमेट से कार्बन डाइऑक्साइड लेने के पश्चात फिर इनकी क्रिया आगे बढ़ती है। जब इनकी क्रिया आगे बढ़ती है तो इनकी आगे की क्रिया में आप लोगों ने देखा कि ये क्लोरोफिल के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्टोमाटा के अंदर ये सारा रिएक्शन चलता है। अर्थात सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये चारों जब मिक्स मिले तब इन्होंने फूड का फॉर्मेशन किया, अर्थात ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया। और जब ग्लूकोज बन गया तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको मैंने आसानी पूर्वक आपको समझा दिया है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किस प्रकार से डिकम्पोज होता है वो मैंने दो रूपों में समझाया है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के रूप में। मैंने इसको भी अपने पिछले एपिसोड में अपलोड कर दिया है, उसको भी आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल मैंने हर क्लास की बुक से स्टडी करके उसको अपलोड किया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग पूरी तरह से उसको देखिए, लाइक करिए उसको, जो उसका पूरा नोट बनाइए, और उसका जब पूरा नोट आप बनाएंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा वास्तव में ग्लाइकोलिसिस में कितनी एनर्जी बन रही है, वास्तव में क्रेब्स साइकिल में कितनी एनर्जी बन रही है। तो ग्लाइकोलिसिस के केस में 8 एटीपी और क्रेब्स साइकिल के केस में 30 एटीपी, टोटल अगर ग्लूकोज का कंबशन, कंप्लीट कंबशन करा दिया जाता है, 38 एटीपी एनर्जी रिलीज हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि 38 एटीपी एनर्जी जो रिलीज हुई, 38 एटीपी ऊर्जा जो रिलीज हुई, ये 38 एटीपी एनर्जी जो रिलीज हुई है माय डियर फ्रेंड्स, यह एनर्जी यह ग्लूकोज के एक सिंगल मॉलिक्यूल से हुई है, 1 ग्राम अणु से हुई है। जब ग्लूकोज का 1 ग्राम अणु अपनी इन सारी ऊर्जाओं को जो है डिकम्पोज करके, विघटित करके आसानी से निकाल देता है, तो उसकी ऊर्जा जो है, यही ऊर्जा जो है पेड़ पौधों के डेवलपमेंट के लिए, हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। तो इस तरह से आपने देखा, और मैंने आपको बता दिया सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य के प्रकाश के बाद उत्पादक हो गए, उत्पादक के बाद शाकाहारी, शाकाहारी के बाद मांसाहारी। इस प्रकार से शाकाहारी के बाद मांसाहारी जीव जो है अपना भोजन यापन कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आपने देखा किस तरह से मैंने आपको जो है आसानी पूर्वक मैंने आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया, समझा दिया। तो यह क्रिया जो होती है, यह पूरी की पूरी क्रिया जो होती है एक एक्टिव क्रिया होती है, सक्रिय क्रिया होती है। जिस सक्रिय क्रिया को हमने कहा कि सक्रिय अभिगमन की क्रिया होती है माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह की क्रिया को आपने समझा और देखा। इसके बाद आता है हमारा एट लास्ट का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इकोलॉजिकल पिरामिड। माय डियर फ्रेंड्स, जरा नोट करिएगा इकोलॉजिकल पिरामिड होते क्या है। इकोलॉजिकल पिरामिड सबसे पहले सर एल्टन ने दिया था 1927 में, याद रखिएगा। अगर कोई पूछ रहा है आप बताइएगा कि इकोलॉजिकल पिरामिड सबसे पहले सर एल्टन ने 1927 में दिया था। There are 3 types of ecological pyramid. How many types? 3 types. There are 3 types of ecological pyramid. First, pyramid of number. Second, pyramid of biomass. Third, pyramid of energy. पहला आपने देखा कि पिरामिड
संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, संख्या का पिरामिड। दूसरा देखा पिरामिड ऑफ बायोमास, भार का पिरामिड। तीसरा देखा पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड। माय डियर फ्रेंड्स, इस पिरामिड के विषय में जरा सा देखिए। आइए हम थोड़ा सा इसके भी विषय में एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। जो पिरामिड बन रहा है आप लोगों ने पढ़ा होगा, जरा देखिएगा ध्यान से, और इसके विषय में फुल एक्सप्लेनेशन मैं अपने अगले लेक्चर में दूंगा आपको। तब तक के लिए कुछ टॉपिक मेरा है जिस टॉपिक को मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस टॉपिक को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखिएगा। अगर ये टॉपिक आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रहेगा तो हमारा अगला टॉपिक एक्सप्लेन करने में बहुत ही सहूलियत होगी, बहुत ही अच्छाई होगी। जैसे देखिएगा, ये हमारा एक पिरामिड बनता है, ये हमारा एक पिरामिड बनता है। एक कोन हो गया ना, त्रिभुजाकार एक ट्रायंगल शेप कोन हो गया। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर देखिए इसकी एरिया सबसे ज्यादा, इसकी एरिया उससे कम, इसकी एरिया इससे कम। देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये होते हैं प्रोड्यूसर। क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होता है। यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर, यहाँ पर टर्शियरी कंज्यूमर। तो आप जरा देख करके बताएंगे। तो मैंने पिरामिड बना दिया, या मैंने एक पिरामिड बना दिया। तो पिरामिड को देख करके जरा सा आप बताइएगा कि इसमें सबसे ज्यादा एरिया कौन ले रहा है? प्रोड्यूसर ले रहे हैं। क्यों? प्रोड्यूसर बेस पर है, सबसे ज्यादा एरिया बैकअप कर रहा है प्रोड्यूसर। अगर प्रोड्यूसर कम होगा तो प्राइमरी कंज्यूमर अलाइन नहीं कर पाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रोड्यूसर कम होगा तो प्राइमरी कंज्यूमर अलाइन नहीं कर पाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर के कंपेयर में सेकेंडरी कंज्यूमर के एरिया आप देखिए, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर के कंपेयर में सेकेंडरी कंज्यूमर की एरिया काफी कम हो गई, और सेकेंडरी कंज्यूमर के कंपेयर में टर्शियरी कंज्यूमर। लेकिन मैं आपको फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ 10% रूल के बेस पर बता रहा हूं। जो एनर्जी 10% इसने लिया है सोलार से, इसका 10% इसने लिया, इसका 10% इसने लिया, इसका 10% इसने लिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि सबसे कम एनर्जी किस कंज्यूमर में पहुंची? टर्शियरी कंज्यूमर में पहुंची। फिर भी टर्शियरी कंज्यूमर सबसे स्ट्रांग क्यों होता है? भाई यहाँ पर घास है, घास को खाया किसने? टिड्डे ने खाया, टिड्डे को खाया मेढक ने, मेढक को खाया हॉक ने, हाथ तो पहुंच गया टॉप पर, हाथ सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया, जबकि एनर्जी उसको सबसे कम मिल रही है। तो हाथ स्ट्रांग हुआ कैसे? आइए अगला देखते हैं। घास हो गई, घास को खाया हिरन ने, हिरन को खाया शेर, जो है शेर भेड़िए ने, और भेड़िए को खाया शेर ने। यहाँ पर ग्रास है, घास है, घास को खाया हिरन ने, हिरन को खाया जो है भेड़िया ने, भेड़िए ने खाया, और भेड़िए को खाया शेर ने, लायन ने। यहाँ पर शेर ने खाया, लायन, शेर ने खाया। तो आप देखिए लायन सबसे ऊपर आ गया कि नहीं आया? तो लायन के पास तो सबसे कम एनर्जी पहुंच रही है। अगर फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ 10% रूल को देखें, माय डियर फ्रेंड्स, अगर लायन के पास सबसे कम एनर्जी पहुंच रही है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो गया है? भाई इसके पास एक ही सोर्स नहीं है कि एक ही चेन चलेगी तभी लायन को इतनी ऊर्जा मिलेगी। ध्यान दीजिए, ऐसे ढेर सारी चेनें चल रही हैं। जिस चेन में टॉप कंज्यूमर के पास, अपने टॉप कंज्यूमर में सबसे एपेक्स पर पाया जाने वाला कंज्यूमर, इसके पास हर स्रोत से ऊर्जा पहुंचती है, और जब सारे स्रोतों से ऊर्जा पहुंचती है तो यह ऊपरी जो सबसे टॉप कंज्यूमर है सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब ये पिरामिड कब, क्या और कैसे बनते हैं मैं अपने लेक्चर में कल आपको बताऊंगा, नेक्स्ट डे बताऊंगा। और मैं इसी के साथ आपसे जो है एक बार फिर निवेदन करता हूं, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, और मेरा YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी है, और मेरा कोचिंग चैनल है कादरी कोचिंग क्लासेस। तो आप अलीमुद्दीन शेख कादरी YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि मैं जो है जब तक ये सिस्टम लॉकडाउन का चलता रहेगा तब तक मैं लगातार आपको स्पीच देता रहूंगा, और जब तक कंपटीशन के एग्जाम चलते रहेंगे तब तक मेरा लेक्चर लगातार आता रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए। उसके बाद जो है हर दिन प्रतिदिन मैं एक लेक्चर आपको देता रहूंगा, और उस लेक्चर को लेकर के आप लोग नोट बनाइए, और नोट बनाकर उस नोट को पूरी तरह से प्रिपेयर रखिए, तैयार करिए। और जब आपका नोट तैयार हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा
जो क्वेश्चन आप सॉल्व न कर लें। मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैंने हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी बताया है, हिस्ट्री ऑफ जूलॉजी बताया है, हिस्ट्री ऑफ बॉटनी बताया है। ये मेरे अलग अलग जो है एपिसोड हैं, अलग अलग एपिसोड को मैंने अलग अलग जो है पार्ट में अपलोड किया है अपने चैनल पर, अलीमुद्दीन शेख कादरी के चैनल पर। तो ये हिस्ट्री आप पूरी तरह से लर्न कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। जब हिस्ट्री आपकी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो आपको सारे के सारे टॉपिक आसानी पूर्वक तैयार हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का अपना टॉपिक समाप्त करता हूं। हमारा अगला टॉपिक होगा जो है बायोलॉजिकल पिरामिड। तो बायोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं ये हम आपको अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूं और मैं एक बार फिर कहूंगा कि आप लोग अलीमुद्दीन शेख कादरी के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।